Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 16th or 17th video of the history questions. As you know, we have already covered 16 video of the history question. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And friends, I have created so many playlists. If you are preparing for the UPSC within the free amount, means you don't want to spend your money on the preparation, then there is nothing to worry. I am here to provide or assist you in each and every aspect of the preparation. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी और मैं आपके लिए यहाँ पे डेली क्वेश्चन लाता रहता हूँ, तो आप देखते रहो मेरे साथ और तैयारी करते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सार्जेंट प्लान ऑफ द एजुकेशन 1944 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है, इट रिकमेंडेड प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज बिटवीन 3 to 6 ईयर। 3 से 6 साल के बच्चे के लिए क्या ये प्री प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने डिसाइड की। इट रिकमेंडेड यूनिवर्सल एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 11 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन की। थर्ड है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द हाई स्कूल्स। हाई होता है 10 तक, तो हाई स्कूल में क्या इन्होंने इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज का बोला। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सार्जेंट कमेटी के बारे में, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। जो सार्जेंट रिपोर्ट थी, सार्जेंट रिपोर्ट वाज ए लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। सार्जेंट प्लान था एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग प्लान लगभग 40 साल के लिए था। क्लियर क्रिट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन 40 ईयर्स, 40 साल में 40 ईयर एजुकेशन को बढ़ावा देना है। विच वुड बी कंपेरेबल टू द लेवल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट प्रिवेलिंग इन द ब्रिटेन एट द टाइम। तो उनके कंपेयर में जो उस टाइम पे जो प्रिवेल था उसको बढ़ावा देने के लिए था ये। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रिकमेंडेड द प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो 5वीं क्लास से पहले की एजुकेशन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाई गई। इट सेड दैट दीज नर्सरी स्कूल्स शुड बी इनवेरिएबल स्टाफ विद द वुमेन टीचर विद द ट्रेनिंग। तो वुमेन टीचर के द्वारा ये ट्रेनिंग दी फॉर द वर्क। उनको पहले ट्रेनिंग देके वुमेन टीचर को प्री नर्सरी में देनी चाहिए। सेकंड है, इट आल्सो, और आज भी हम बहुत सारी पॉलिसी पहले की बनाई हुई कर रहे हैं, जैसे सार्जेंट प्लान 1944 में आया तो उसी की फॉलो तो कर रहे हैं हम। उसके बाद तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। फ्री एंड यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन है वो चिल्ड्रन की 6 से 11 के बीच की होनी चाहिए, वही आजकल चल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट रिकमेंडेड दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हाई स्कूल शुड बी मदर टंग। मतलब हाई स्कूल तक बच्चों का मदर टंग में होना चाहिए। एंड इंग्लिश शुड बी कंपलसरी सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होनी चाहिए, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग में कंपलसरी होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वही आजकल पॉलिसी चल रही है। बहुत सारी पॉलिसी पे हमारे पे कॉलोनियल हैंगओवर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करने चाहे पर कुछ अपना भी उनका हिडन बेनिफिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। द सत्याग्रह सभा अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द चित्तरंजन दास जी हैं वाज ऑर्गेनाइज टू गिव ओवरऑल डायरेक्शन टू द मूवमेंट। तो सत्याग्रह सभा क्या चित्तरंजन जी की प्रेसिडेंसी में ओवरऑल डायरेक्शन मूवमेंट को देने के लिए की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड तेज बहादुर सप्रू वर अगेंस्ट टू दिस सत्याग्रह। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन बी है। अनार्कियल मतलब अराजकता एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ द 1919। तो ये 1919 का एक्ट था रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ, पॉपुलर रोल्ड एक्ट। तो रोलेट एक्ट के ये नाम थे, या ब्लैक एक्ट भी बोल देते हैं। अनार्कियल अराजकता फैला रहा है या रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारियों के खिलाफ 1919 में रोल्ट एक्ट आया। was a legislative act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 21st March 1919. The act indefinitely extended the emergency measures to prevent detention, incarceration without trial, and judicial review enacted in the Defence of India Act 1915 during the First World War.
तो इन्होंने क्या है उसको, जो आजकल भी प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वैसे ही 1919 में रूल लेकर आया गया, जिसका रोल्ट एक्ट नाम है, और या ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। तो इसका क्या मतलब होता था कि भाई बंदे को पकड़ के जेल में डाल दो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है या अराजकता फैला रहा है या रिवॉल्यूशनरी काम कर रहा है। तो फल्ट ये क्या है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये आगे तक जुडिशल रिव्यू हुआ, इसका न्यायिक अवलोकन हुआ 1915 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही। महात्मा गांधी नोट चित्तरंजन दास ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की थी, प्रेसिडेंट ओवर इट, इट गेन ओवरऑल डायरेक्शन टू द मूवमेंट एंड पब्लिश प्रोपेगेंडा लिटरेचर एंड कलेक्टेड सिग्नेचर फॉर द सत्याग्रह प्लेज। उन्होंने लिटरेचर का प्रोपेगेंडा फैलाया, यूज किया अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और सत्याग्रह का शपथ ली, साइन लिए। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग द एनेक्टमेंट ऑफ द रोल्ट एक्ट मैनी ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारे पढ़े लिखे आदमी इम्पीरियल जो अंग्रेजों की लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी, अपोज द एक्ट, बट इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द नेशनलिस्ट लाइक डी.वी. वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सापरू एंड श्रीनिवास शास्त्री वर अगेंस्ट द सत्याग्रह। ये तेज बहादुर सापरू और सुरेंद्र नाथ बनर्जी या ये श्रीनिवास शास्त्री जी अपोजिट में थे, इनके डी वाचा सत्याग्रह के अपोजिशन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात की गई है। इट एडवोकेटेड मास स्ट्रगल ऑफ एन इफेक्टिव मेथड फॉर इंडिया अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो मास स्ट्रगल था क्या क्या, अटेनमेंट इंडिपेंडेंस के, स्वतंत्रता के लिए। सेकेंड है सुभाष चंद्र बोस वाज ए मेंबर ऑफ इट, सुभाष चंद्र बोस क्या इसके मेंबर थे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक है, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका बी सॉल्यूशन है। जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन पटना बिहार इन मई 1934 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देवा। तो बिहार में आचार्य नरेंद्र देवा जी का द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द पार्टी कंसिडर्ड सोशलिज्म एन इफेक्टिव मेथड फॉर द इंडिया अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस। इट एडवोकेटेड मास स्ट्रगल वेज्ड बाय द इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द पीसेंट। जो भी किसान या फैक्ट्रियों में काम करने वाले बंदे स्ट्रगल कर रहे थे, उनके चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एन इफेक्टिव मेथड फॉर इंडिया अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब उनकी चीज़ों को चिंगारी दे दो तभी हम इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अमंग द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द जवाहरलाल इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ईटीसी डिड नॉट ज्वाइन द कांग्रेस सोशल पार्टी। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। ये नरेंद्र देव जी ने, आचार्य ने की थी। लिस्ट 1 और 2 दिया गया है, कौन सा करेक्ट मैच है ये बताना है। जैसे क्या हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में दिया है नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे, जैसे 1888 का इलाहाबाद में सेशन हुआ, तो उसके क्या प्रेसिडेंट कौन से थे। 1888 इलाहाबाद के बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 के मद्रास के दादा भाई नौरोजी, 86 में कलकत्ता में हुआ था जो विलियम वेडरबर्न, 1889 में हुआ था जॉर्ज यूल। तो कौन सा करेक्ट मैच है आप बताना। ए है A1 B2 C3, ऐसे ही मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है क्या, मतलब सेम। ये पूछा गया कि कौन सा मैच है। बी है A2 B1 C4, मतलब कौन से मैच है आप ये बताना है बस आपको। डी आंसर इसका करेक्ट है। जैसे करेक्ट लिस्ट ये है, 1888 में इलाहाबाद में हुआ, उसके जॉर्ज यूल थे प्रेसिडेंट। 1887 में मद्रास में हुआ तो बदरुद्दीन तैयब जी। आप छोटी मोटी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो और 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे। और 1889 में हुआ जो विलियम वेडरबर्न थे। तो यही इस टाइम के प्रेसिडेंट थे। आपको याद रखना छोटी छोटी। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, तो कलकत्ता के आसपास के आदमी को दादा वैसे बोलते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं। मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी से याद रखते हैं। और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, और 1889 में बॉम्बे में विलियम वेडरबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सिग्मो फेस्टिवल विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिग्मो फेस्टिवल के बारे में बात की गई क्योंकि ये गोवा में बनाया जाता है। इट इज़ ए सेलिब्रेशन ऑफ द एसोसिएटेड विद द रिच हार्वेस्ट ऑफ द पैडी। धान की कटाई के लिए होता है क्या सेलिब्रेशन। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द मिजोरम में होता है। घोडेम मोडेनी,
तो घोड़े मोदिनी फोल्क डांस क्या परफॉर्म किया जाता है फेस्टिवल के द्वारा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सोल्यूशन सी है, तीनों ही करेक्ट हैं। जैसे अभी क्या था न्यूज़ में था ये, कोविड-19 रेजिंग गोवा इज द सेट टू द सिग्मो सेलिब्रेशन टोन डाउन द गवर्नमेंट हैविंग अनाउंस कैंसलेशन ऑफ द परेड्स दैट इज हैड अर्लियर अलाउड इन द 3 प्लेस। तो सिग्मो को डाउन कर दिया क्योंकि कोविड-19 के वजह से, और बहुत सारे सेलिब्रेशन को मना किया हुआ है क्योंकि अभी कोविड-19 का खतरा गया नहीं है। सिग्मो और सिग्मोत्सव भी बोलते हैं, ये सेलिब्रेशन होता है धान की खेती के लिए जब हार्वेस्ट होती है, कटाई होती है। इट आल्सो मार्क्स द ऑन सेट ऑफ द स्प्रिंग्स, मतलब बसंत ऋतु की शुरुआत बोलते हैं। सिग्मो लास्ट ईयर ओवर ए फोर्टनाइट लास्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द फागन चैत्र ऑफ द हिंदू कैलेंडर दैट कोरस्पॉन्ड टू द मार्च अप्रैल ईयर। मार्च अप्रैल ईयर में होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ द गोवा। ट्राइबल कम्युनिटी गोवा की हैं वो। एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग लाइक कुनबीज, कुंबिना, गौडाज, वेलिप्स। तो ये गौडाज, कुंबीज और वेलिप्स जातियों के नाम हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। फोक्स डांस में लोकल डांस करते हैं। गोडे मोडिनी नाम है जिसका, ए डांस ऑफ द इक्वेस्टेरियन वेरियर्स। गोप्पा फुगादी आर परफॉर्म्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी। गोप्पा और फुगादी और गोदे मोडिनी, तो इसे याद रख सकते हैं आप, ये ट्राइब्स के डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द हंटर एजुकेशन कमीशन, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ हंटर एजुकेशन कमीशन के। इट वाज सेट अप टू रिव्यू मैकाले माइन्यूट 1935 में जो आया था एजुकेशन पे, उसको ये रिव्यू करता है। सेकेंड, रिकमेंडेड द स्प्रेड ऑफ द वुमेन एजुकेशन आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन, तो जहाँ पे वुमेन एजुकेशन के फैलाने के लिए इन्होंने बात की क्या। थर्ड है, इट अपॉइंटेड ड्यूरिंग लॉर्ड मायो टेनवर। लॉर्ड मायो टेनवर के टाइम पे हुआ था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। अगर आपको लॉर्ड मायो का टेनवर याद है तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे हंटर कमीशन क्या हुआ 1882 में आया। मोस्टली कंटेंड इट रिकमेंडेशन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में थी। हंटर एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वुड डिस्पैच 1854 के, उसके बारे में थी ये, ना कि मैकाले माइन्यूट जो 1835 में आया था उनके बारे में नहीं थी। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की गई इसमें। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट टुक नोटिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। इट रिकमेंडेड दैट स्प्रेड ऑफ द वुमेन एजुकेशन आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन, प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर भी लेडीज़ का एजुकेशन फैलाना। इट वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन टेनियर, लॉर्ड रिपन के टेनियर में हुआ था ये। लॉर्ड मायो हुज टेनवर इज 1869 टू 1862 तक था लॉर्ड मायो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the अंगपाल टू रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंगपाल टू के बारे में स्टेटमेंट है। ही बिलोंग टू द तोमर डायनेस्टी। क्या तोमर डायनेस्टी थे अंगपाल टू? ही इज़ क्रेडिट विद द गिविंग दिल्ली एज इज प्रेजेंट नेम। तो क्या उन्होंने दिल्ली को प्रेजेंट नेम जो है वो दिया था। थर्ड है, हिज डिफीट इन द बैटल ऑफ द तराइन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत 1192 में। सी कॉमन एरा में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? या क्रिश्चियन एरा भी बोल देते हैं इसको। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बी है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई टू पॉपुलराइज द लेगेसी ऑफ द 11th सेंचुरी तोमर किंग। 11वीं सेंचुरी के तोमर किंग के बारे में लेगेसी फैलाने के लिए। अंगपाल टू, तोमर किंग का नाम अंगपाल टू नाम था जिनका। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अंगपाल टू बिलोंग टू द तोमर डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे दिल्ली एंड हरियाणा बिटवीन 8th सेंचुरी 12th सेंचुरी सी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने तोमर डायनेस्टी के अंगपाल टू ने राज्य किया था। हिज क्रेडिटेड विद गिविंग दिल्ली एट्स इट्स प्रेजेंट नेम। इनको ही बोला जाता है कि इन्होंने दिल्ली को प्रेजेंट नेम दिया। ही आल्सो बिल्ट लाल कोट फोर्ट एंड
अनंगताल बाउली एंड जो लाल कोट फोर्ट बनाया था इन्होंने। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट वाज द पृथ्वीराज चौहान नॉट अनंगपाल टू हुज डिफीट इन द बैटल ऑफ ट्राइन। बैटल ऑफ ट्राइन में पृथ्वीराज चौहान हारे थे, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान वाज द ग्रैंड सन ऑफ द अंगपाल टू के ये पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं। जैसे ऑथर का नाम है आचार्य नारायण देव, ये बुक लिखी थी क्या उन्होंने, बौद्ध धर्म दर्शन। जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म। मीनो मसानी ने आवर इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको साथ के साथ अटेम्प्ट करते जाना है। गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेनेशन में आपको याद रहेगा। अगर ठीक हो रहा है तो मतलब आप अच्छी प्रिपरेशन पे चल रहे हैं। ये आप बात तो हमेशा नोटिस में रखें, मैं डेली यही बात बोलता रहता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। आचार्य नारायण देव क्या कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन सोशलिस्ट मूवमेंट। आचार्य नारायण देव ने नेशनल सोशलिस्ट बनाई थी बिहार में, मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था। ही ऑथर बुक ऑन द सोशलिज्म एंड बुद्धिज्म। हिज बुक्स इंक्लूड बौद्ध धर्मादर्शन एंड राष्ट्रीय और समाजवाद। तो बौद्ध धर्मादर्शन और राष्ट्रीय और समाजवाद को फैलाया, बुक लिखी इन्होंने। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। जयप्रकाश नारायण टुक ए लीडिंग पार्ट इन दी फॉर्मिंग द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण भी इसी दौड़ में थे। ए लेफ्ट विंग ग्रुप विद इन द कांग्रेस पार्टी इन 1934 became its first general secretary. He book Why Socialism written by him. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो मीनो मसानी वाज एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर जो स्वतंत्रता पार्टी। ही वाज द ऑथर ऑफ द बुक आवर इंडिया। मीनो मसानी आवर इंडिया के राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The young husband expedition to Tibet took place under the which of the following viceroy of India? young husband expedition कब चला था तिब्बत में? took over the तिब्बत place। कोई से ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड लैंसडाउन और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सॉल्यूशन बी है। ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू द तिब्बत आल्सो नोन एज द ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ द तिब्बत। अंग्रेज़ों ने तिब्बत पे लड़ाई की, यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन में बोलते हैं। 1903 में हुआ एंड आप इसे याद रख सकते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उससे 2 साल पहले तिब्बत पे एक्सपीडिशन हो गया था एंड लेटेड 1904 में हो गया। इट टुक प्लेस अंडर द वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था, उसी टाइम पे थे 1899 में 1905। फॉर डिकेड्स ब्रिटेन एंड रसिया हैड बीन इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल टसल इन द सेंट्रल एशिया नोन एज द ग्रेट गेम। तो ब्रिटेन और रसिया जो टसल में थे उसको ग्रेट गेम बोलते हैं। तिब्बत एक्टेड एज ए बफर बिटवीन द इंडिया एंड रसिया। ब्रिटेन हैड कम कंसर्न विद द चाइनीज हु हैड considerable influence in the Tibet might allow Russia to gain control there. In 1903, the Viceroy of the India, Lord Curzon, had determined that only one armed invasion would make in Tibet bow to British imperialism. The Tibet Foreign Frontier Commission was formed at the aim of the forcing Tibet to sign an accord. It was under the leadership of Colonel Francis Young Husband. तो यही बात है कि उन्होंने सोचा कि रसिया और इंडिया के ब्रिटिश इंडिया था उसके बीच में टसल रहती थी, तो वो सोचे कहीं चाइनीज़ उसका सपोर्ट कर देते, इसलिए तब तिब्बत पे उन्होंने वो कर लिया। इसलिए और उस टाइम पे कर्नल यंग हस्बैंड नाम था उनका जिन्होंने साइन किए उस पर, इसलिए उसका यही नाम दे दिया यंग हस्बैंड अभियान। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन ब्रिटिश इंडिया। तो डायरेक्ट इलेक्शन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कब स्टार्ट हुई ब्रिटिश इंडिया में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डी आंसर इसका करेक्ट है, 1919 के रूल से। बट हम पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1857, जैसे 1857 की क्रांति के बाद की बात है, तो गवर्नमेंट ने क्या टैक्टफुली डिसाइड करने की सोची, गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर जनरल काउंसिल। The Indian Council Act of 1816 was the result of their decision, providing just non-official representation to the native population.
ऑफिस के काम के लिए नहीं, नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दे दी ताकि लुभा सकें आदमी, प्रोटेस्ट न करें। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड कोनिंग nominated 3 Indians to the council in 1862, namely the Raja of the बनारस, महाराजा ऑफ द पटियाला एंड सर दिनाकर राव। तो इनको 1862 में नॉमिनेट कर दिया। तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ये मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, बट इनके एक्सप्लेनेशन भी से आ सकता है। 1861 का हमें पता चल गया, 1892 के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट मैंशनड अंडर द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ए फ्यू ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स वर स्टिल बी फील्ड बाय द सिंपल नॉमिनेशन। नॉमिनेट कर दिया बस, ये आदमी जो उनके खास थे उनको ही काउंसिल में ले लिया। बट फॉर ए मेजोरिटी ऑफ देम रिकमेंडेशन वर टू बी मेड बाई लोकल बॉडीज और कॉपरेशन, रिलीजियस कम्युनिकेशन, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड लाइक, इनसे आदमी ले लिए। सी इनकरेक्ट है। द इंडियन काउंसिल जो एक्ट है 1909, तो इसमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से बोलते हैं। फर्दर एनलार्ज द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ द गवर्नर जनरल एंड दैट ऑफ द प्रोविंस, गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी और प्रोविंस के में भी। दे आल्सो इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द मेथड ऑफ द इलेक्शन थ्रू इनडायरेक्ट एज ए मीन्स ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग ए पोर्शन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए इसमें पहली बार 1909 में। गवर्नर जनरल की भी काउंसिल में आ गए या प्रोविंशियल काउंसिल में भी आदमी नॉमिनेट होते थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए बट इसमें 1909 में। डी में क्या है, ये आंसर करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। बाई कैमरलिज्म जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होती है वैसे ही बनाया उन्होंने। एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन दी कंट्री, डायरेक्ट इलेक्शन हुए पहली बार। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस बाई ए बाई कैमरल लेजिस्लेटर कंसिडरिंग अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है। दस मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस वर चूजन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। तो डायरेक्ट इलेक्शन का पहला ही 1919 का है। 1909 में इनडायरेक्ट हुए थे वो भी थोड़े मोटे। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow and thanks for listening, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Okay friends, I will come tomorrow. Bye.